गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग। उम्मीद है बच्चों हम लोग लाइव हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेहनत भी कर ही रहे होंगे यूजुअली जैसे हम करते हैं। तो बच्चों हमारी प्रेपोजिशन की सीरीज चल रही थी, उसी में ये एक नेक्स्ट सीरीज की कुछ प्रेपोजिशनल वर्ड्स हैं, इन पर हम काम करेंगे। बच्चों इस वीडियो में मैंने फिर वही रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको आप लोग देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरीके का आता है तो जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिएगा और मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे शेरों चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ जो हमारी मेजर प्रेपोजिशंस थी, मतलब जिनका एक मेजर रोल था, जैसे हमने एट पढ़ा, ऑन पढ़ा, इन पढ़ा। पॉइंट क्लियर है बच्चों? हमने इन सबको पढ़ा, ऑफ पढ़ा। तो ये बड़ी प्रेपोजिशंस तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ छोटी छोटी प्रेपोजिशंस देखते हैं जिनसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन जाता है। बहुत बड़ी भी नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा कवर कर लेती है। ठीक है बच्चों, आज हम उन प्रेपोजिशंस पे काम करेंगे। तो शेरों देखते हैं उन प्रेपोजिशंस को। बड़ी बढ़िया प्रेपोजिशन से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास प्रेपोजिशंस है आज के लिए बच्चों। हम देखेंगे फर्स्ट है beside. First is beside. ठीक है बच्चों, और अपने पास सेकंड प्रेपोजिशन है मेरे शेरों besides. अपने पास सेकंड प्रेपोजिशन है मेरे बच्चों besides. तो आज हम इन दो प्रेपोजिशंस पे बातें करेंगे बच्चों। बहुत ही प्यारी प्रेपोजिशंस हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। आज हम इन दोनों प्रेपोजिशंस को देखेंगे बच्चों। समझना बच्चों, समझना ये जो वर्ड है बिसाइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चों, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है के बगल में, के बराबर में, के बगल में या के बराबर में। अच्छा बच्चों, इसको इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं क्लोज टू। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे कहा बच्चों ये जो प्रेपोजिशन बिसाइड है इसका मतलब होता है क्या? किसी के बगल में या किसी के बराबर में। तो मेरे शेरों क्या बोला मैंने? के बगल में, यानी कि क्लोज टू या बराबर में। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड अपने पास है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है बच्चों के अलावा। बिसाइड्स का मतलब होता है मेरे शेरों के अलावा। छोटी छोटी प्रेपोजिशन से, बहुत बड़ी प्रेपोजिशन नहीं, इनमें आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप समझ लो और आपका काम हो जाएगा। के अलावा, के अलावा का मतलब हो गया बच्चों इन, के अलावा का मतलब हो गया मेरे बच्चों इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो मैंने कहा बिसाइड का मतलब क्या हो गया? क्लोज टू, के बगल में। कैन आई सिट बिसाइड यू या बाय यू? आपको याद है मैंने बताया था। तो बिसाइड का मतलब क्या है? के बगल में या बराबर में, जिसको हमने बोला क्लोज टू। अच्छा, बिसाइड्स क्या है? के अलावा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इन एडिशन टू। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा कैन आई सिट स्पेस यू, कैन आई सेट स्पेस यू। मैंने आपसे क्या बोला? कैन आई सेट स्पेस यू। अब आप बताइए क्या मैं बैठ सकता हूं कहां? आपके क्लोज टू या बगल में। तो क्या बोल देंगे बच्चों? कैन आई सेट बिसाइड यू। तो हम क्या बोल देंगे बच्चों? कैन आई सेट बिसाइड यू। तो भाइयों बिसाइड का जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है? किसी के बगल में या बराबर में। क्लोज टू के सेंस में जब हम लेते हैं बिसाइड को तो उसका मतलब होता है किसी के बराबर में। तो हमने कहा कैन आई सिट बिसाइड यू या कैन आई सिट, एक बात और बताई थी बच्चों, बाय यू, ये भी सही था, हमने इसकी भी बात करी थी। कैन आई सिट बिसाइड यू या कैन आई सिट बाय यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं। अगले पेज पे आप देखेंगे देयर आर फाइव मोर टेम्पल्स, there are 5 more temples space this one. there are 5 more temples space this one. यहां पर 5 और मंदिर हैं इसके अलावा। तो बच्चों एक बात देखो, यहां पर 5 और मंदिर हैं इसके अलावा। इसके अलावा मतलब ये तो है, और इन एडिशन टू, इसके अलावा यहां पे क्या है? 5 मंदिर
और हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा देयर आर 5 more temples besides this one. There are 5 more temples besides this one. तो इसके अलावा यहां पर क्या है? 5 मंदिर और है। तो मैंने आपसे कहा ये बहुत छोटी छोटी प्रेपोजिशन है, इनका रोल बहुत बड़ा वाला मेजर रोल नहीं है, तो इनको इतने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स की भी इनमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे शेरों, बिसाइड का मतलब मैंने आपको बताया किसी के बगल में या बराबर में, जिसके लिए हमने क्या बोला? क्लोज टू। देन हमने कहा बच्चों बिसाइड्स क्या होता है? के अलावा, इन एडिशन टू। और जब बच्चों इन एडिशन टू होता है तो मैंने बोला कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? या कैन आई सिट बाय यू, तो मैंने आपसे बताया था बाय का मीनिंग भी क्या था? क्लोज टू, नेक्स्ट टू, तो ये मीनिंग यहां रेफरेंस आ गए। अच्छा बच्चों अगला देखते हैं। अगला मैंने कहा देयर आर 5 more temples स्पेस दिस वन, यहां पर इसके अलावा 5 मंदिर और हैं, तो इन एडिशन टू, इसके अलावा, तो इसके अलावा के लिए आपने क्या बोल दिया? बिसाइड्स दिस वन। क्लियर है? उम्मीद है बच्चों आप सबको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे चलते हैं। बहुत बड़ा इसका खेल नहीं था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, छोटी छोटी प्रेपोजिशन है जिनको आपको समझते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, अगली प्रेपोजिशन देखते हैं बच्चों। इन फ्रंट ऑफ, और एक प्रेपोजिशन अपने पास आई बच्चों बिफोर। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। बच्चों अगर मैं हिंदी की बात करूं शेरों, तो इन दोनों का ही एक मतलब होता है के सामने। इन दोनों का एक ही मीनिंग निकल के आता है अगर मैं हिंदी में देखूं तो के सामने, लेकिन एक अंतर होता है बच्चों, के सामने, इन फ्रंट ऑफ भी के सामने और बिफोर भी के सामने, लेकिन एक अंतर होता है बच्चों, इन फ्रंट ऑफ आप जब यूज करते हैं जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग के सामने हो, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग के सामने बैठे हो तब हम किसका यूज करते हैं बच्चों? इन फ्रंट ऑफ का। अच्छा बिफोर का यूज कब करते हैं? बिफोर का यूज मेरे शेरों हम तब करते हैं जब हम किसके सामने हो? किसी लिविंग थिंग के सामने हो। तो बच्चों अगर हम किसी लिविंग थिंग के सामने बैठे हैं तो हम क्या हैं? बिफोर हैं। अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के सामने बैठे हैं तो हम कहाँ हैं? नॉन क्या कहते हैं? इन फ्रंट ऑफ। खड़े हैं या बैठे हैं? तो मैंने कहा इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के सामने के लिए, और बच्चों बिफोर लिविंग थिंग्स के सामने के लिए। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। जैसे मैंने कहा बच्चों अ क्रिमिनल confessed space the judge. A criminal confessed space the judge. तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा? A criminal confessed space the judge. अब एक बात बताओ, एक क्रिमिनल ने कन्फेशन दिया, किसके सामने दिया बच्चों? क्रिमिनल ने जो कन्फेशन दिया वो किसके सामने दिया बच्चों? किसके सामने दिया? जज के सामने। अब आप मुझे ये बताइए, जज के सामने दिया, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि किसके लिए लगती है प्रेपोजिशन? इसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, किसके सामने उसने अपना कन्फेशन दिया? जज के सामने। और भाइयों जज लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है बच्चों? कौन सी थिंग है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन मैं भूल गया। भाइयों जज क्या है? एक लिविंग थिंग है। तो आप क्या लगा देंगे? अ क्रिमिनल कन्फेस्ड बिफोर द जज। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ क्रिमिनल कन्फेस्ड बिफोर द जज। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? तो इसको देखिए, अ क्रिमिनल कन्फेस्ड बिफोर द जज। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? अ क्रिमिनल कन्फेस्ड बिफोर द जज, क्योंकि जज क्या है? एक लिविंग थिंग है। अच्छा चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं मेरे शेरों। अगला एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चों, बढ़िया एग्जांपल है। देयर इज एन ऑर्चर्ड, देयर इज एन orchard my house. There is an orchard space my house. सही है बच्चों? There is an orchard space my house. अच्छा एक और एग्जांपल दे रहा हूं सेम। There is an orchard 5 kilometers away. There is an orchard 5 kilometers away
माई हाउस। बच्चों 2 मिनट आप सोचिए, ये तो ये रिकॉर्डेड क्लास है बट इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग करिए, आपको समझ आएगा। 2 मिनट के लिए आप सोचिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए देयर इज एन ऑर्चर्ड, क्या हुआ बच्चों, माय हाउस। अब आप एक बात समझना भाइयों, मैंने कहा जो मेरा घर है वहां क्या है, एक ऑर्चिड है। अब आप समझना ऑर्चिड होता है बच्चों, अच्छा इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, ऑर्चिड होता है बच्चों फलों और फूलों का बगीचा। फलों और फूलों के बगीचे को हम बोलते हैं ऑर्चिड। ऑर्चिड होता है फलों का और फूलों का बगीचा, इज कॉल्ड ऑर्चिड। तो भाइयों समझना, देयर इज एन ऑर्चिड स्पेस माय हाउस। अब भाइयों एक बात बताओ, ये जो हाउस है ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग है? ऑब्वियसली नॉन लिविंग है, तो आप क्या लगा दोगे, इन फ्रंट ऑफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, देयर इज एन ऑर्चिड, देयर इज एन ऑर्चिड, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो मेरे शेरों आंसर ये हो गया, देयर इज एन ऑर्चिड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इन फ्रंट ऑफ किसके सामने, घर के। अच्छा घर क्या है बच्चों, अभी अभी हमने बात की, अगर नॉन लिविंग थिंग्स के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, और लिविंग थिंग्स के सामने है तो बिफोर। पॉइंट क्लियर हुआ, आगे आ जाओ। अच्छा भाइयों देखो, देयर इज एन ऑर्चिड 5 किलोमीटर्स अवे। पॉइंट समझना, मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, इस बात को अपने दिमाग में और जेहन में बैठा लो, एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएगी। ये जो लिखा है ना माई हाउस, लगेगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वाली देख के चलेगा, इसमें जो भी वर्ड हो, देयर इज एन ऑर्चिड माई हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सही था इतने के बाद जब काम खत्म हो गया था। लेकिन ये आगे क्या लिखा, 5 किलोमीटर्स अवे। अब अवे किसको बता रहा है, डिस्टेंस को, सोर्स को, जहां से स्टार्टिंग हुई है। तो भाइयों हमने क्या लगा दिया, फ्रॉम। तो आंसर क्या हो गया, देयर इज एन ऑर्चिड 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय हाउस। तो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर एक क्या है, फलों का या फूलों का बगीचा। फल या फूलों दोनों को, बगीचों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्चिड बोलते हैं बच्चों। उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो भाइयों हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ, हमने आपसे कहा कि अगर बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स के सामने आप खड़े हो तो आप क्या बोलने वाले हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स के सामने हैं आप तो क्या है, इन फ्रंट ऑफ, और अगर आप लिविंग थिंग्स के सामने हैं तो आप क्या हैं, बिफोर। इसके बाद मैंने आपसे कहा बच्चों कि देखिए जज के सामने है तो लिविंग थिंग है, और भाइयों मेरे घर के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ हो गया। अच्छा ऑर्चिड तक तो ठीक था, 5 किलोमीटर्स अवे। अब क्या बोला मैंने, 5 किलोमीटर्स अवे, और अवे का मतलब मैं डिस्टेंस की वहां पे बात बता रहा हूं, तो अवे फ्रॉम माई हाउस। ठीक है बच्चों, अवे फ्रॉम माई हाउस। पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया बड़ा ही प्यारा, आप बनाएंगे इसको, ही इज रेडी, he is ready to express his views, he is ready to express his views। ध्यान से समझना बच्चों, he is ready to express his views space us। अब देखो, he is ready to express his views space us, he is ready to express his views या ideas ऐसे भी बोल सकते हैं आप, he is ready to express his views और ideas space us, और मैं कहता हूं in front of, और बच्चों दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको in front of, और एक ऑप्शन दिया मैंने आपको before। तो भाइयों वो तैयार है अपने व्यूज आइडियाज को हमारे सामने रखने के लिए। अब बताओ, बिफोर अस की इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट ऑफ अस की बिफोर अस, बहुत कॉमन हो गया। अरे बहुत कॉमन हो गया, तो मैं भी बता दूंगा। क्या बता दूंगा भाई, सीधी बात है, अस कौन है, पर्सन है, लिविंग थिंग है। क्या लगा दूंगा बच्चों, सोच लो क्या लगा दूंगा, यस। तो आंसर आ गया, ही इज रेडी टू एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑब्लिक आइडियाज बिफोर अस। तो वो हमारे सामने क्या है, तैयार है अपने व्यूज आइडियाज को रखने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात, क्लियर है मेरे शेरों, आगे चलते हैं। तो मेरे शेरों अगला कंसेप्ट देखते हैं, बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझना, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन बहुत प्यारे कंसेप्ट है, आज समझना बच्चों। बिकॉज एज, ध्यान से समझना बच्चों, और इन केस। ठीक है, आगे आते हैं। बिकॉज ऑफ एज की जगह लाइक, और बच्चों इन केस की जगह क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ। ठीक है शेरों, बिकॉज ऑफ, एज, लाइक, इन केस ऑफ। भाइयों ये हैं मेरे पास लिखे गए कंजंक्शंस, ये क्या हैं,
कंजंक्शंस। और बच्चों चूंकि आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या लगा है, ऑफ, ऑफ लगा है, यानी कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। ठीक है बच्चों, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलने वाले हैं बच्चों हम इनको, प्रेपोजिशनल फ्रेज। पॉइंट समझना बच्चों, बिकॉज, एज, इन केस क्या है, कंजंक्शंस हैं, बिकॉज ऑफ, लाइक, इन केस ऑफ क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, क्योंकि प्रेपोजिशन लग गई। अच्छा, क्वेश्चन कहां से घूमेगा, देखो ये और ये बड़े कॉमन है, सभी लोग आंसर दे दोगे आप, सभी लोग आंसर दे दोगे, लेकिन भाई क्वेश्चन अगर घुमाना ही होगा ना एग्जामिनर को तो इस जगह घुमाएगा, क्योंकि इनके अलग अलग यूसेज है। एज का यूज हम एज अ कंजंक्शन करते हैं और लाइक का यूज हम एज अ प्रेपोजिशन करते हैं। पॉइंट क्लियर है बच्चों, एज का यूज हम एज अ कंजंक्शन करते हैं और लाइक का यूज हम एज अ प्रेपोजिशन करते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब दो बातें समझेंगे बच्चों, यहां पे मैं आपको छोटी छोटी दो बातें बताऊंगा जिनको आपको समझना है। मेरे बच्चों आप एक बात समझिए, जब मैंने एक वर्ड यूज किया कंजंक्शन, आप मेरी बात समझना, कंजंक्शन क्या होते हैं। देखो भाइयों, आपको पता होना चाहिए, अगर इस वर्ड को आप तोड़ते हो तो आपको एक टर्म निकल के आती है। देखो जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या होता है, जोड़। जंक्शन मींस क्या, ज्वाइंट, जोड़। और कन मींस क्या, कॉन्ज्यूगेट, कॉन्ज्यूगेट। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है पेयर्स, तो पेयर्स को जोड़ना ही क्या बोला जाता है, कंजंक्शन। तो बेसिकली कंजंक्शन के अंदर हम किनको जोड़ देते हैं, कंजंक्शन के अंदर हम किनको जोड़ देते हैं, पेयर्स को जोड़ देते हैं, बस बात खत्म। यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक और सब्जेक्ट एक और वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी कि अगर इनके बीच में लगती है कौन, कंजंक्शन, तो ये बोली गई एक क्लॉज और ये भी बोली गई एक और क्लॉज, और दो क्लॉजेस को कौन जोड़ती हैं, दो क्लॉजेस को कंजंक्शन जोड़ती हैं। अगर भाइयों आपको ये बात मैं पहले भी बेसिक्स में बता ही चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं। मान लीजिए एक अपने पास सब्जेक्ट है बच्चों, एक वर्ब है और लास्ट में फुल स्टॉप लग गया, तो इसको आप क्लॉज नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम सेंटेंस, इसको हम बोलेंगे सेंटेंस। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये आ गई तो हम बोलेंगे सेंटेंस। लेकिन मेरे शेरों, सब्जेक्ट वर्ब ये पूरा जो है, ये पूरा तो बोला गया सेंटेंस, इस पूरे को तो आपने बोला सेंटेंस, और इन दोनों को आपने बोला क्लॉजेज। मतलब क्लॉज क्या है भाइयों, सेंटेंस का पार्ट है, और सेंटेंस क्या है, जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया। यानी कि कंजंक्शन आप एक सेंटेंस के अंदर जब ही लगाएंगे जब आपके दोनों साइड सब्जेक्ट वर्ब का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। पॉइंट क्लियर है। सब्जेक्ट और क्लॉजेस का हो या फ्रेजेस का हो या नाउन प्रोनाउन का हो, किसी का भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर है। तो आप मेरी बात समझना, कंजंक्शन का रोल समझ आ गया। मतलब इन तीनों वर्ड्स का यूज आप तभी करेंगे एक सेंटेंस के अंदर जब दोनों साइड आपको सब्जेक्ट वर्ब दिए हों। पॉइंट समझना। लेकिन भाइयों प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करूं तो इसका क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको बोला बच्चों, आप ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने बिकॉज के बाद लगाया, जैसे कि ऑफ, और बिकॉज के साथ ऑफ लगते ही इसको मैंने बोल दिया प्रेपोजिशनल क्या फ्रेज। क्या बोल दिया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप बस एक बात समझ लेना बच्चों, मेरा काम हो गया। जैसे ही ऑफ लगाते आपने इसको क्या बोला, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसका मतलब समझ गए, नहीं समझे, मैं समझाता हूं भाइयों। जैसे ही ये प्रेपोजिशन लग गई, आपको बड़े अच्छे से पता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीज हो सकती हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। हाँ एक चीज और भी हो सकती है, एक चीज और भी हो सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं जिरंड। पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो याद रखना प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो तीन ही चीज होंगी, या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। क्योंकि जिरंड भी बच्चों इक्विवेलेंट किसके होती है, नाउन की होती है। पॉइंट क्लियर है। तो उम्मीद है बच्चों ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला कि इनमें बस यही अंतर निकल के आया जो आप अभी सीखे, वो ये सीखे बच्चों, अगर आप बिकॉज
एज और इन केस का यूज करते हैं, तो इन सारे केसेस में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है मेरे शेरों कि इनका यूज अब तब करिए जब आपके पास क्लॉजेस बनी हो, ठीक है। और भाइयों इनका जब करिए जब इनके बाद नाउन या प्रोनाउन गिवन हो। इतनी बात सबको समझ आ गई? चलिए, अगर आपको समझ आ गई तो दोस्तों एग्जांपल से देखते हैं, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, साफ सुथरी हो जाएंगी। देखें दोस्तों, चलिए मैंने आपसे बोला बच्चों, आई रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, ध्यान से समझना, ही इज ऑनेस्ट। आई रेस्पेक्ट हिम स्पेस ही इज ऑनेस्ट। अगला, आई रेस्पेक्ट हिम हिज ऑनेस्टी। देखो बच्चों, आई रेस्पेक्ट हिम हिज ऑनेस्टी। लो मैं साइड हो गया, एक बार आप लोग देखो और जवाब दो बच्चों। दो आंसर सभी लोग, आई रेस्पेक्ट हिम ऑनेस्ट और आई रेस्पेक्ट हिम हिज ऑनेस्टी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए, दोनों ही केस में आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज और दूसरा ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ, क्लियर है? इन दोनों को लगा लो भाइयों। देखो, आई रेस्पेक्ट, ध्यान से समझना, आई रेस्पेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, पॉइंट क्लियर करना, ही सब्जेक्ट इज वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब, जब आपको दो सब्जेक्ट वर्ब चमक रही हैं तो आप समझने वाली बात है। देखो, ये पूरा सेंटेंस और ये दोनों क्लॉजेज, ये पूरा सेंटेंस और ये दोनों क्लॉजेज, यानी कि एक सेंटेंस और दो क्लॉजेज, मतलब बीच में कौन लगेगी? कौन लगेगी? याद है ना, आपको बताया था, देखो ना, एक सेंटेंस और दो क्लॉजेस बीच में आएगी कंजंक्शन। तो बच्चों कंजंक्शन कौन है? कंजंक्शन कौन है? बिकॉज। तो आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज, आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। ध्यान से समझना बच्चों, आई रेस्पेक्ट हिम हिज ऑनेस्टी। व्हाट, और वैसे भी पता है आप लोगों को, मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया, हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को अपने बाद कौन चाहिए होता है? नाउन। ये बात तय है। तो इस हिसाब से ऑनेस्टी वर्ड कौन हो गया? नाउन हो गया। और भाइयों अगर ऑनेस्टी नाउन हो गया तो मेरा आंसर आ गया। तो आई रेस्पेक्ट हिम आई रेस्पेक्ट हिम स्पेस हिज ऑनेस्टी। तो भाइयों आंसर आ गया। सीधी सी बात है, केवल और केवल क्या है? नाउन है। नाउन है तो यहां पे क्या चाहिए होगा? बिकॉज ऑफ। आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। मैं उसका सम्मान किस वजह से करता हूं? उसकी ईमानदारी की वजह से। आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो कैसा है? ईमानदार है। उम्मीद है दोनों कंसेप्ट आपको बड़े बेहतरीन लेवल पे समझ आ गए होंगे। उम्मीद है दोनों ही कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे चलें बच्चों, तो अगला कंसेप्ट देखना, आप लोगों को बड़ा प्यारा कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं और आपको मजा आने वाला है। आई विल डांस you say। अगला, I will dance you। आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों, एक आपके पास है लाइक और एक है आपके पास एज। अब देख लो कहां क्या लगाना है बच्चों, ध्यान से देखना। 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप लगाइएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। आई डांस यू से, आई डांस यू। चलिए बच्चों देखो जरा, देखो आई कौन? सब्जेक्ट, विल डांस क्या? वर्ब। ध्यान से देखना बच्चों मेरे, यू क्या? सब्जेक्ट, से क्या? वर्ब। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्या बोल दी? क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब क्या बोल दी? क्लॉज। क्लॉज को कौन जोड़ेगी मेरे बच्चों? क्लॉज को कौन जोड़ेगी मेरे शेरों? कंजंक्शन। और मेरे शेरों यहाँ पे कंजंक्शन कौन है? यहाँ पे कंजंक्शन है मेरे बच्चों कौन? लाइक की एज। लाइक क्या है? क्या है लाइक? प्रेपोजिशन। एज क्या है? कंजंक्शन। तो एज यू से, तो आई डांस एज यू से, क्योंकि एज क्या है बच्चों? कंजंक्शन। अच्छा देखो, आई डांस सब्जेक्ट वर्ब, ये मॉडल हो गई, इसकी मेन हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यू सीधा सीधा क्या है? नाउन या प्रोनाउन। तो क्या है? प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। तो सीधी बात है, किसका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है? क्लॉजेस नहीं है, प्रेपोजिशन का। तो आई डांस लाइक
यू मेरे शेरों, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आपको मजा आ जाएगा करके। तो आई डांस स्पेस यू, तो आई डांस लाइक यू, आई डांस एज यू से। क्लियर हुआ दोस्तों? उम्मीद है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। और अच्छे एग्जांपल्स लिखता हूं बच्चों, आप लोग फिर बनाइएगा, आपको मजा आएगा। देखिए, आई विल हेल्प यू, यू आर in need. I'll help you, I will help you, you are in need. Next, I will help you, need. I'll help you, need. करें बातें? चलो शेरो, बातें शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन इज इन केस, और सेकंड बच्चों इन केस ऑफ। आपके पास ये रहे दो ऑप्शंस, आप लोग इन पे कोशिश कर लो। इन केस और इन केस ऑफ करके देखो बच्चों। आई हेल्प यू स्पेस यू आर इन नीड, और आई हेल्प यू स्पेस नीड। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्या? क्लॉज। क्लॉज को कौन जोड़ेगी? क्लॉज को कौन जोड़ेगी? कंजंक्शन। और कंजंक्शन जोड़ेगी तो कौन है बच्चों कंजंक्शन? साफ साफ पता है क्या? इन केस। क्या है? इन केस। आई हेल्प यू इन केस यू आर इन नीड। अच्छा बच्चों, आई हेल्प यू नीड, सीधा सीधा क्या है? व्हाट का रिप्लाई? नीड। क्या? नीड। व्हाट का रिप्लाई, तो क्या आंसर हो जाएगा? इन केस ऑफ, क्योंकि आपको पता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। आई हेल्प यू इन केस ऑफ नीड। क्लियर हो गया शेरों? उम्मीद है आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आई हेल्प यू इन केस यू आर इन नीड, आई हेल्प यू इन केस ऑफ नीड। पॉइंट क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं शेरों, आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बच्चों कंसेप्ट को। फिर देखिए, दे क्रिटिसाइज मी, दे criticize me avaricious, they criticize me space I am avaricious। ठीक है बच्चों, अगला, they criticize me, they criticize me avaricious। तो बच्चों समझना, avaricious कैसा है? लालची। अवेरिस, अगर आप ध्यान से देखो सीई सफिक्स लगा है, तो बच्चों व्हाट का रिप्लाई? नाउन। और वैसे भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ये रहा एडजेक्टिव। तो भाइयों, दे क्रिटिसाइज मी आई एम अवेरिशियस। वो मुझे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि मैं लालची हूं। दे क्रिटिसाइज मी माई अवेरिस, मेरे लालच की वजह से उन्होंने मुझे क्या किया? क्रिटिसाइज, लालच। पॉइंट क्लियर है भाइयों? समझना जरा ध्यान से। दे क्रिटिसाइज मी आई एम अवेरिशियस, दे क्रिटिसाइज मी स्पेस अवेरिस, लालच। अब देखो बच्चों, आंसर देखो, दे क्रिटिसाइज मी। बच्चों देखो, और आपके पास मैंने और दो ऑप्शंस दे रहा हूं बच्चों, आप इन दोनों ऑप्शंस को बना लेना, आपको मजा आएगा। दो ऑप्शंस को देखना बच्चों, आपको समझ आएगा। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दिया बिकॉज ऑफ, सेकंड ऑप्शन मैंने आपको दिया बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दिया बिकॉज ऑफ, और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको दिया बिकॉज। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भाई। दे क्रिटिसाइज मी, भाइयों दे क्या? सब्जेक्ट, क्रिटिसाइज क्या? वर्ब। आई क्या? सब्जेक्ट, एम क्या? वर्ब। पॉइंट क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज। क्लॉजेस को कौन जोड़ेगी? क्लॉजेस को कौन जोड़ेगी मेरे शेरों? क्लॉजेस को जोड़ेगी कंजंक्शन। तो आंसर इज बिकॉज। दे क्रिटिसाइज मी, why do they criticize me? क्यों? क्योंकि रीजन दे दिया, रीजन की कंजंक्शन क्या है? बिकॉज। बिकॉज आई एम अवेरिशियस, क्योंकि मैं कैसा हूं? लालची हूं।
दे क्रिटिसाइज मी माई अवेरिस, भाइयों सीधा सीधा नाउन दिख रहा है, बिकॉज ऑफ माई अवेरिस, वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं मेरे लालच के कारण। पॉइंट क्लियर है? उम्मीद है दोनों ही कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। डन है दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए भाइयों, ये बात हम आपकी समझ में आ गई होगी, हम चलते हैं अब आगे। ठीक है शेरों, तो आगे क्या बाकी उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको और अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स बताऊंगा, आप इनको करते रहिए। देखिए आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा बच्चों। इस वीडियो को मैंने छोटा इसीलिए बनाया है क्योंकि इस छोटी वीडियो से क्या होगा, जो आपके बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हमने बिसाइड्स एक कंसेप्ट सीखा बच्चों, इसके बाद हमने दूसरा कंसेप्ट सीखा बच्चों इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, और इसके बाद बच्चों हमने क्या क्या कंसेप्ट सीखे, इसके बाद हमने सीखा मेरे शेरों क्या, एज अ कंजंक्शन बिकॉज एज और इन केस, और एज ए प्रपोजिशनल फ्रेज बिकॉज ऑफ, लाइक और इन केस ऑफ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया हो तो दोस्तों आपको बस एक ही काम करना है, बाकी कोई काम नहीं करना, और आपको पता है वो आपका क्या काम है, ये आपका परम कर्तव्य है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।